जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी जीडी के इस स्पेशल क्लास में, जो कि 5वां पार्ट है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं एसएससी जीडी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि इस वीडियो को बहुत लोग देखते हैं ऐसे जो कि चैनल को अनसब्सक्राइब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब जो भी देखें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और कोशिश करें कि जब वीडियो प्रीमियर होता है शाम को 7 बजे, तो उसी समय आप जुड़ने का प्रयत्न करें। ठीक, तो चलिए हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने केप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा ए इसरो, बी नासा, सी जैक्सा और डी CNSA। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नासा ने हाल ही में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? केप स्टोन है। ठीक, नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष यान है, आपको पता होगा। इसरो भारत का है, जैक्सा जापान का है और CNSA जो है फ्रांस का है। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? ठीक, नारी को नमन एक योजना है, यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है, नारी को नमन योजना। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, FATF का अध्यक्ष कौन है? FATF का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या है? तो यह निगरानी रखता है कि कोई भी, मतलब कि टेरर फंडिंग के ऊपर निगरानी रखता है कि जैसे कोई भी देश जो है टेरर फंडिंग ना करे। जैसे कि पाकिस्तान को भी पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट में रहता है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान पे आरोप है कि टेरर फंडिंग करता है और इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब होगा कि जो देश ग्रे लिस्ट में चल गया उसको किसी भी देश से लोन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सौभाग्य से अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चल गया तो इसको कोई भी देश लोन देवे नहीं करेगा। ठीक, तो यही क्या करता है कि इस पर निगरानी रखता है कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। ठीक, टोटल 38 देश जो है इसके सदस्य हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर मार्कस प्लियर, अरविंद सक्सेना, टी राजा कुमार और डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, टी राजा कुमार जो है वर्तमान में FATF के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी श्रीनगर, डी सी भोपाल और डी कोची। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्रीनगर में हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा ए OBC, बी SC, सी ST और डी EWS। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए OBC। रोहिणी आयोग का संबंध OBC से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे अब। छठा प्रश्न, जुलाई 2022 में किसने विम्बलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए ओन्स जेबुअर, बी एलिना रिबाकिना, सी एना इवानोविक और डी मारिया शारापोवा। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका बी, एलिना रिबाकिना ने 2022 के विम्बलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। और चलिए और बाकी सारे जो ग्रैंड स्लैम है उसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक, फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विम्बलडन ओपन की बात की जाए तो ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, और ये आखिरी जो है US ओपन ये खेला जाता है ये भी हार्ड कोर्ट पर। तो पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विम्बलडन जो है ग्रास कोर्ट पर। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें अगर मेन सिंगल्स की बात करें और दूसरा बात करें वुमेन सिंगल्स की, तो मेन सिंगल में इसका कौन जीता है? राफेल नडाल।
राफेल नाडाल मेल सिंगल्स का खिताब जीते हैं और किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं। ठीक, अगर वुमेन की बात की जाए तो एस्ले बार्टी जो हैं वुमेन सिंगल्स का खिताब जीती हैं। ये कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का अगर मेंस ओपन की बात की जाए तो मेन में खिताब राफेल नाडाल ही जीते हैं, इसको भी राफेल नाडाल। और वुमेन सिंगल्स की बात करें वुमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्वेटेग इसको जीती हैं, जो कि कहाँ की हैं, तो पोलैंड की हैं। नेक्स्ट देखते हैं विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन का अगर मेंस सिंगल्स की बात की जाए तो मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक जीते हैं इसको। नोवाक जोकोविक ये किस देश के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। अगर वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो वुमेन सिंगल्स में एलिना रिबाकिना, जो कि हमारा आंसर था, एलिना रिबाकिना। ठीक, और यूएस ओपन की बात की जाए तो यूएस ओपन में कार्लोज अल्कराज जो हैं ये जीते हैं मेन सिंगल्स का। और वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो ये ईगा स्वेटेग वुमेन सिंगल में जीती हैं। ठीक, ईगा स्वेटेग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उम्मीद है आपका क्लियर होगा। अगला का 7वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम और डी गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। सॉरी गलत, माफी चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड ने नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां प्रश्न, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है हमारा ए 121, बी 126, सी 131 और डी 135। सही जवाब हो जाएगा हमारा डी 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 135वें स्थान पे भारत है। चलिए आगे और कुछ इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे कि हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो हाल ही में जारी हुआ है हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत ने इसमें बहुत ही अच्छा कारनामा किया है। पिछला साल 101वां स्थान पर था, अब की बार 107वें स्थान पर चला गया, बहुत अच्छी की बात है। दूसरा है हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें 136वां स्थान पर है, पाकिस्तान से भी रैंकिंग पीछे है। पाकिस्तान जो है 125 या 26वां स्थान पे है और हम लोग 136 स्थान पे। बहुत हम लोग विकासशील देश हैं, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं, इसलिए हम लोग का देश देख रहे हैं भूखमरी सूचकांक में कितना आगे है। नेक्स्ट देखते हैं पीस इंडेक्स में 135वां स्थान पे है देश। सब चीज़ में हम लोग आगे ही हैं एकदम। कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में 37वां स्थान पे है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो पहले 142 पे था, अब जानबे करते हैं चटुकारिता देश में ज़्यादा बढ़ गई है, तो आंसर तो ये मतलब क्या हुआ है, बढ़ गया है, 150वां स्थान पे चला गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की जाए तो 46वां स्थान पे है। देखिए ये डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत इतना अच्छा रैंकिंग पे है। याद रखिएगा कि कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र की हालत यह है कि वहाँ के मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो 150वां स्थान पे है, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वां स्थान पे है। भाड़ में काहे के इतना बड़का संविधान, काहे के इतना बड़का लोकतंत्र, कुछ नहीं। ठीक, चलिए देखिए 9वां प्रश्न, सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है ए केरल, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल और डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। और भी कुछ नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, जैसे कि गौरुमारा, बक्सा, न्योरा, संगलीला, जल्दापाड़ा, सुंदरबंस। ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में हैं। बल्लभपुर, महानंदा, सेंचल, रमना बागान और सजनाखली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 10वां प्रश्न, निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन हमारा ए भोपाल हवाई अड्डा,
बी जयपुर हवाई अड्डा, सी लेह हवाई अड्डा और डी चंडीगढ़ हवाई अड्डा। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी लेह हवाई अड्डा जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है हमारा ए पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कितना था? तो 1956 से 1961 था, ठीक। और पहली जो था वो 1951 से 1956 था, ठीक। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12वां प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में हो गया है खेला, कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। और आजकल के जो एग्जाम्स मतलब दे रहा है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, देखने को ऐसा मिल रहा है कि आप मतलब क्वेश्चन देखो आपको लगेगा कि सलाह हमको पता है, लेकिन आप बता नहीं पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग कर रहा है क्वेश्चन को। और वहीं पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहे हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। आप तो याद करके बैठे हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, एकदम आपके दिमाग में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल में आपको गोवा याद है, लेकिन यहाँ पे देखिए खेला कर दिया है, सिक्किम ऑप्शन में पहले नहीं है। इसी तरह के प्रश्न मिल रहे हैं आपको एग्जाम में, दूसरा पूछ दे रहा है, तीसरा पूछ दे रहा है, या जो है उसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है उसको। तो इस आधार पर देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। इन सारे ऑप्शन में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड में मिजोरम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगर इसको छोड़ दे तो ओवरऑल जो है सिक्किम हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद जो है मिजोरम है, ठीक। मिजोरम के बाद की अगर बात की जाए तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा गोवा, इसके बाद हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा नागालैंड। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो यहाँ पे होता तो सिक्किम, लेकिन ऑप्शन में सिक्किम है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, मिजोरम हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह के प्रश्न बहुत एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे भी आप जरूर याद कीजिए प्रश्नों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? ऑप्शन हमारा ए मन्नार की खाड़ी, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल और डी पाक जलडमरू मध्य, ठीक। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हमारा ए रोइंग, बी फेसिंग, सी मुक्केबाजी और डी कुश्ती। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी फेसिंग। फेसिंग का होता है, इसको तलवारबाजी भी आप कह सकते हैं, हालांकि तलवार होता नहीं है वो, लेकिन समझने के लिए तलवारबाजी कह सकते हैं आप, तलवारबाजी, ठीक। हालांकि वो तलवार होता नहीं है, तलवार जैसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वयन के लिए जिम्मेदार है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए केंद्रीय उड्डयन अनुसंधान संस्थान, बी भारतीय कृषि और अनुसंधान केंद्र, सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डी केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे तो देख लीजिए, इंग्लिश में लिखेंगे इंडियन, आई से इंडियन हो गया, ठीक। सी से हो जाएगा काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चरल शायद होता है, एग्रीकल्चरल होता है, थोड़ा देख लीजिएगा, रिसर्च, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं अब 16वां प्रश्न। दिल्ली में शाही विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को बड़ा किया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1915, 1914, 1918 और 1919। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और इसी रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का
बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न, पुलिकट झील नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव का नाम बताइए। यानी कि पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य जो है यहाँ पे एक वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव का उस उत्सव का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए राजहंस पर्व, बी हवासील पर्व, उड पीकर पर्व और बगुला पर्व। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजहंस पर्व जो है यहाँ पे मनाया जाता है पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में। तो आंसर हो जाएगा ए, राजहंस पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो ऑप्शन है मेरा ए राजीव गाबा, बी अमित खरे, सी अजय कुमार और डी विनय कुमार क्वात्रा। सही आंसर हो जाएगा सी, अजय कुमार जो है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ऑप्शन है ए 174 करोड़, 874 करोड़, 974 करोड़ या 1004 करोड़। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 974 करोड़ खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कुल राशि जो था बजट में आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती और डी माही। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम 21वां प्रश्न, खादी भारत ने किस पूर्वोत्तर राज्य में अपना पहला रेशम उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खादी भारत ने मतलब पहला पूर्वोत्तर राज्य जिसमें अपना रेशम उत्पादन संयंत्र को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 22वां प्रश्न, वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो कि काफ़ी चर्चे में रही, काफ़ी विवाद भी था इसको लेकर, तो इसके निर्देशक कौन है? ऑप्शन है ए आशुतोष ग्वारिकर, बी संजय लीला भंसारी, सी अनुराग सिंह और डी चंद्र प्रकाश द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा डी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इसका सही आंसर होगा। यही इसके क्या है निर्देशक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? यह उसका क्या था? दरबारी था और इसको समानता अकबर का जो है गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है ए तोडरमल, बी राजा मान सिंह, सी फकीर जियाउद्दीन और डी मुल्ला दो प्याजा। तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि टोडरमल तो थे ये वित्त विभाग देखते थे और राजा मान सिंह जो थे ये तो रक्षा विभाग देखते थे, लेकिन फकीर जियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा जो था ये उनका दरबारी था जिसको गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा हमारा कहा गया सी वित्त मंत्रालय जो है भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करता है। याद रखिएगा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है राजकोषीय नीति, तो जब राजकोषीय नीति की बात करें तो वहाँ पे हम बात करेंगे किसका? वित्त मंत्रालय का, जो कि हमारा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मौद्रिक नीति की बात कर जाए और कहते मौद्रिक नीति कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है तो हमारा उस समय आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगर मौद्रिक नीति की बात कर दे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25वां प्रश्न, मार्च 2022 में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए रूस, बी यूक्रेन, सी उत्तर कोरिया और डी जापान। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने मार्च 2022 में ही अपना टोही उपग्रह प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो आंसर हो जाएगा सी उत्तर कोरिया। तो दोस्तों ओवरऑल आज का हमारा सेशन रहा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन दिए गए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप अपना जो भी सुझाव देना चाहें जरूर कमेंट करके बताइए। आपको कुछ अगर कमी लग रहा हो, कुछ मैं बेहतर कर सकता हूं तो जरूर अपना सुझाव दीजिए। बार बार मैं यही कहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और आपसे अनुरोध होगा जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखते हैं वो कृपया कोशिश करें कि उस समय जो है जब वीडियो प्रीमियर होता है, ताकि उस समय मैं थोड़ा मतलब उस समय मैं देख पाता हूँ कि कौन क्या जवाब दे पा रहा है उस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।